ऑल राइट, ध्यान से चलो. गुड आफ्टरनून एवरीवन once again. Now we started yesterday with the provisions of share certificate. Are you understanding? Now share certificate एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. How many subsections were there in share certificate? There were 5 subsections covered by section number 46. All right. Now because please understand the backing of it also. This share certificate generally does not apply to listed companies because shares are in demat या depository form. Are you understanding? जिसमें जो registered owner होता है वो depository होता है, जो beneficial owner होता है वो आप होंगे, जो shareholder होगा. आप समझ रहे हो? Why this was necessary? Because when shares got converted, scam वगैरह होने लगे, बोला नहीं भाई डीमैट फॉर्म में करो, ये डुप्लीकेट वारंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, इससे बहुत झोल झपाट होता है. समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 46 स्पोक अबाउट हाउ मेनी थिंग्स? 5 थिंग्स. बराबर है? याद है या नहीं है? Yes. How many things, beta? 5. The first thing was it was talking about it having a prima facie evidence that the name mentioned on the share certificate, all right, shall be the registered holder of such shares. बराबर है? उसके अंदर थोड़े डिटेल्स होने चाहिए as may be prescribed. The form number is SH1. अब इसमें था validation of this form either will happen through a common seal or will happen with 2 directors or 1 director and 1 company secretary where the company secretary is appointed. वो कब होगा, कहाँ होगा, हम देखेंगे. बराबर है? So the name appearing on the share certificate is prima facie evidence that the shares belong to such a person. यहाँ पे अगेन देखो, इसके लिए मैं बोलता हूँ आप छोटी छोटी चीज पे और ध्यान देना पड़ेगा. प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट इट इज नॉट कंक्लूसिव. कंक्लूसिव मतलब खत्म, अब कोई डिस्प्यूट नहीं है इसके बारे में. प्राइमा फेसी, कैन देयर बी अ डिस्प्यूट? यस, वी सॉ अ फोर्जरी वाला क्वेश्चन. ऑलराइट, प्राइमा फेसी तो दिख रहा है, 46(1) बोल रहा है जिसका नाम होगा उसका शेयर होगा, बट बिकॉज इट वॉज फोर्ज्ड, किसी ने सिग्नेचर कॉपी की थी, हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे. समझ में आया? उसका इम्प्लीकेशन भी हमने देख लिया, सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब चीजें देख लिया. नाउ वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, दैट प्रिंट और द सिग्नेचर दैट हैपेंस ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज वाया अ मशीन, अ स्टैंप एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसकी सेफ कीपिंग की जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी? वो ही डायरेक्टर के ऊपर रहेगी. ठीक है? मतलब यू कैन नॉट टेक और द डायरेक्टर कैन नॉट टेक द आर्ग्यूमेंट दैट माई साइन वॉज मिसयूज्ड. आपके ऊपर उसकी लाइबिलिटी रहेगी. बराबर है? देन वी केम अप टू, कैन अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बी इशूड? Yes, duplicate share certificate can be issued when if it is lost or destroyed. यहाँ पे सरेंडर करने का जरूरत है? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है. If it is lost or destroyed, how will you surrender the certificate? The surrender of certificate is possible if it is mutilated, defaced, torn. Are you understanding? अब mutilated का मतलब क्या है? बीच बात से फटवट गया. defaced का मतलब क्या है? प्रिंट पुराना हो गया, इंक फेड हो गई, तो इट इज कॉल्ड एज defaced. जो पुराना जेरोक्स दिखते हैं ना कि अब बिल देखो या जेरोक्स देखो पूरा फेड हो जाता है, वो फट ही गया, जैसे नोट फट जाती है वो, और सरेंडर्ड. बराबर है? तो ये करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा. एंड ऑन सच केस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड. 46(3) बोलता है इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का मैनर एज पर द रूल्स. ऑल राइट, रूल्स में SH1 आता है, एंड ये रूल्स में रूल नंबर 4, 5 एंड 6 आर कवर्ड. 46(4) क्या बोलता है? इन केस ऑफ डिपॉजिटरी वाला फॉर्म, तो ऊपर वाला फॉर्म क्या हो गया? फिजिकल. ऑलराइट, जो ऊपर 46(1, 2, 3) हमने पढ़ा वो फिजिकल के लिए पढ़ा. 46(4) हम पढ़ रहे हैं सिंस शेयर्स आर इन डिपॉजिटरी फॉर्म, द रिकॉर्ड्स अंडर द और रिकॉर्ड्स मेंटेन विद द डिपॉजिटरी शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द बेनिफिशियल owner. Beneficial owner, registered owner is always the depository. There are 2 depositories, CDSL and NSDL. समझ में आ रहा है? Now, if ये अच्छा और important section था कि if a company issues a duplicate share certificate with an intention to defraud, then the company is liable minimum how many times? Minimum 5 times the face value of the share certificate, and maximum how much? 10 crores or 10 times, whichever is higher, and every officer in default shall be liable under section 447. बराबर है? तो रूल 5, 6 and 4, 5, 6 नहीं, रूल 5, 6, 7 ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स क्या बोलता है? हमने आपको कल शेयर सर्टिफिकेट भी दिखाया था. नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, फोलियो, द रिकॉर्ड्स ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, आपने क्या क्या कैसे कैसे किस किस को इशू किया, हैव टू बी केप्ट इन गुड फॉर्म. गुड फॉर्म मतलब
प्रॉपर ऑर्डर, इजीली एक्सेसिबल, कभी कुछ इंस्पेक्शन कभी कुछ हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रद्दी भर का रखा हुआ है, ढूंढ ले भाई इसमें से शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है. इट हैज टू बी मेंटेन्ड इन good order. In a normal case for 30 years, in a disputed case for how much? Lifetime. Now a share certificate which is surrendered by the company, मतलब क्या हुआ? Mutilate हो गया, defaced हो गया या फट गया, the company has to immediately do what? Cancel, deface it by writing what? Cancelled. Cancelled check देखा है आपने? वैसे ही उस पर cancelled stamp, आप हाथ से नहीं, अभी तो stamp आता है, stamp करके उसको आप deface कर दोगे and may be destroyed. उसको preserve करना पड़ेगा for at least how many months? 3 years. All right. And destroy करोगे तो किसके सामने? In the presence of an authorized person. Some witness होना चाहिए. इसका मतलब कौन authorized रहेगा? मतलब the company will authorize by board of resolution कि ये witness था, इसके सामने हमने क्या करे? shares destroy कर दिया. अब destroy कर दिया, क्या जलाएंगे? नहीं, जला सकते हैं बट जलाएंगे नहीं. मैंने मजाक में बोला था, श्रेड होता है, आज के जमाने में श्रेड होता है, ये नहीं पेट्रोल डाला ये. ऑलराइट, मूवी नहीं चल रही इधर, ठीक है. जॉइंट होल्डर्स को कितना मिलेगा? 1 शेयर सर्टिफिकेट. एंड शेयर सर्टिफिकेट कैन बी रिप्लेस्ड. रिप्लेस्ड मतलब ओल्ड के बदले न्यू दिया जा सकता है इन द केस ऑफ सब डिविजन, कंसोलिडेशन, डीमर्जर, मर्जर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन. ये सब क्या है मैंने आपको बता दिया था, बट वो नया सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखना रहेगा कि इट इज इशूड इन के लिeu ऑफ ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है. डुप्लीकेट शेयर्स का टाइमलाइन है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 45 डेज विद इन एप्लीकेशन, अनलिस्टेड है तो 3 मंथ्स. एंड डुप्लीकेट का फॉर्म क्या है? SH2. हर चीज जो लिखा है वो याद करो, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है. SH2, ठीक है. एंड ये रजिस्टर ऑफ मस्ट बी केप्ट एट एनी प्लेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, at the RO or any other place the board of directors may decide in the custody of the CS or the person authorized by board. बराबर है, यहां तक पढ़ा दिया था. अब आ जाते हैं वोटिंग राइट्स भी पढ़ा दिया था ना. हाँ, वोटिंग राइट्स में मैंने फटाफट बोला था, सब्जेक्ट टू 4350 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 88 इक्विटी शेयर्स 47 बोलता है इक्विटी शेयर्स shall have voting rights in all cases. Preference shares will have voting right in certain cases. All right, preference share will have voting right on certain cases. Now every member will have voting rights on all resolutions that are put in place of the in front of the company, and in case of voting right on a poll, the voting rights are in proportion to the paid up equity share capital. मतलब क्या है बेटा? हमारा paid up upon company का paid up will decide my voting rights. Generally हमारा paid up upon company का paid up समझते हो ना? अरे हाँ या ना? Yes. So our paid up divided by company का paid up will decide our voting rights. मतलब बोलने का मतलब ये 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए दिया है तो तुम्हारी औकात 5 रुपए वाली. समझ में आ रहा है कि नहीं समझा? You will have more voting rights when you contribute more money. सीधी सी बात है. पेड अप कैपिटल मतलब आउट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी हाउ मच इज इट दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड. यही बात है ना, एंड सही है. अरे हाँ या ना? नहीं तो क्या होगा बेटा, मुझे तुम बताओ प्रैक्टिकली. अगर हम बात करें, मैंने रिलायंस में 1 करोड़ लगाया, तुमने रिलायंस में 1 लाख लगाया, हम दोनों में सेम है. फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना. एंड दैट इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ पेड अप, जितना हमने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दैट. ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेकेंड सिचुएशन, अब आप बोलोगे सर 1 करोड़ लगाया, नंबर ऑफ शेयर्स तो अलग हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है. बराबर है. तो दूसरा सिचुएशन, हम दोनों के पास 100 शेयर्स है, हम दोनों के पास 100 शेयर्स है, बट मैंने पेड अप ज्यादा किया, आपने कम किया हुआ है. इज इट पॉसिबल? ध्यान से. वन केस इज कॉल इन अरियर्स, तो हम दोनों में डिफरेंस रहेगा या नहीं? रहना चाहिए ना यार. तुम 5 रुपए लगा के नाटक कर रहा है, मैं पूरा पैसा लगाया, तो मैं ज्यादा नाटक करूंगा कि तुम ज्यादा नाटक करोगे? मुझे ज्यादा नाटक करने का चांस मिलना चाहिए. बराबर है कि नहीं? दैट इज वन सिचुएशन. अब मैं इसको वापस थोड़ी टाइम बाद कनेक्ट करूंगा, ठीक है. नाउ 47(2) प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स किधर है? सेक्शन 3 में 3 चीजों की बात करता है, फिर एक टेम्परेरी राइट भी आता है प्रोवाइजो के अंदर. बराबर है. फर्स्ट इज रिलेशंस विच अफेक्ट द राइट्स, मतलब, और रेजोल्यूशंस दैट अफेक्ट द राइट, मतलब क्या है?
उनका डिविडेंड तुम परसेंटेज चेंज कर रहे हो तो तुमको प्रेफरेंस शेयर का के सामने रेजोल्यूशन डालना पड़ेगा, वाइंडिंग अप, एंड द थर्ड इज रीपेमेंट। अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर इक्विटी में क्यों पूछ रहे प्रेफरेंस वालों को? प्रेफरेंस ओवर, समझा? लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा? वाई आर वी आस्किंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अबाउट रिडक्शन ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल? बिकॉज रीपेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। तो अगर हमको इक्विटी को रिडक्शन हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल, अब याद आया रिडक्शन का सेक्शन, ठीक है, तो वहां पर भी हमको किसका कंसेंट लगना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बराबर है? याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? ठीक है। वोटिंग राइट्स था, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर, प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट वोटिंग राइट्स। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट वोटिंग राइट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस, बट ये क्या है? टेम्पररी इन नेचर। पे कर दिया, खत्म हो गया। सबसिस्टिंग है तो मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नया सेक्शन, सेक्शन नंबर 48। ऑलराइट, सेक्शन नंबर 48 ये वेरिएशन की बात करता है। वेरिएशन मतलब क्या है बेटा? वेरिएशन मतलब क्या? चेंज। ओके, वेरिएशन का मतलब चेंज होता है, ठीक है। अब हाँ, आउटस्टैंडिंग 2 होना चाहिए ना। 1 साल का दिया फिर भी 2 साल का पेंडिंग है तो उसके पास वोटिंग राइट्स रहेगा। 3 साल में से 2 साल का दे दिया, 1 साल बचा हुआ है तो अभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर का डिफॉल्ट हुआ तो फिर यू विल गेट वोटिंग राइट। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ शेयर्स के अंदर। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अच्छा सा। देयर इज अ गुड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक। नाउ वेरिएशन किसकी बात करता है बेटा? वेरिएशन इज ट्राइंग टू चेंज व्हाट? वेरिएशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? तुम लोग बोलो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? मैं कुछ पेड अप कॉल्ड अप का चेंज कर रहा हूं तो फिर वोटिंग राइट्स, वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स। वेरिएशन इन शेयर्स मतलब, वेरिएशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या हो रहा है? वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स। अगर शेयर में वो चेंज कर रहा हूं तो मतलब क्या होगा? वो तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। बराबर है? तो दिस इज नॉट दैट, दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? वेरिएशन। ऑलराइट, अभी कोई भी क्लास को अगर आपको वेरिएशन डालना है, चेंज करना है, अब वेरिएशन कैन बी, आप उसको ज्यादा राइट्स दे सकते हो, आप उससे राइट्स कम ले सकते हो। बोथ विल फॉल अंडर वेरिएशन। ज्यादा राइट्स देना भी वेरिएशन है, राइट्स लेना भी वेरिएशन है। यस और नो? यस। तो लॉ सेज दैट वेरिएशन राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ शेयर होल्डर, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑलराइट, राइट्स ऑफ particular class of shareholders can be varied, can be changed. I can, particular class मतलब particular type? क्या इक्विटी शेयर्स में डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं? इंफीरियर वोटिंग राइट, सुपीरियर वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बराबर है? तो क्लास मतलब क्या? प्रेफरेंस में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है, एंड विद इन इक्विटी ऑल्सो देयर कैन बी डिफरेंट क्लास। वो काइंड थे। बराबर है ना? प्रेफरेंस एंड इक्विटी वर काइंड। अब विद इन इक्विटी वी हैव डिफरेंट क्लासेस। तो हर क्लास के शेयर्स वेरिएशन वेरी करे जा सकते हैं इफ वन ऑफ द सिचुएशंस इज फुलफिल्ड। आइदर यू रिक्वायर 3/4 of what? 3/4 of holders give their consent in writing. 3/4 holder मतलब 75% of what? Holder in number. समझ में आ रहा है? Not the capital. How much ever shares they are owning, वो चलने देगा, वो रहने दो। कितनी बार हमने बोला था 3/4 इन वैल्यू, यहां पे 3/4 क्या है? होल्डर्स। अगर 100 शेयर होल्डर्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग, 75 ने बोल दिया वेरी कर दो तो हम वेरी कर देंगे। समझ में आ रहा है?
The first thing and the first point to analyze over here is 3/4 is number of holders, not value. Paid up value पे नहीं किया जाएगा. Are you understanding? और अब इसमें ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, 1/4 के पास मेजॉरिटी कैपिटल है और 3/4 के पास माइनॉरिटी कैपिटल है. बराबर है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं? या तो उसके बाद अदरवाइज यू कैन गिव व्हाट, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. इज इट बोथ और इज इट और? आइदर वन. एंड है या और है? आइदर है. आइदर है ना, मतलब एंड या आइदर. आइदर. आइदर यू गिव 3/4 का दिस थिंग और दैट पर्टिकुलर क्लास कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. समझ में आ रहा है? रेजोल्यूशंस जब मीटिंग होगा तब हम देखेंगे. अभी के लिए रेजोल्यूशन इज ऑल्सो 75%, बट वो क्या होता है? मेंबर्स प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? 75% क्या होगा? मेंबर्स प्रेजेंट. मीटिंग होती है तो सब थोड़ी ना आते हैं, और सब नहीं आएंगे तो क्या सबसे वो करेंगे? नहीं. तो आप दोनों में से एक चलेगा. तो 3/4 होल्डर्स ने आपको दे दिया, अगर वो नहीं दे रहे तो जो लोग आए थे उसमें से आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लोगे तो आप अपने वोटिंग राइट्स या वेरिएशन ला सकते हो. ठीक है. अब यहां पे एक मजे की बात ये आती है, अब अपन ने क्या पढ़ा प्लीज एक बार रिलेट कर लो. ओके. वेयर अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स. देखो बेयर एक्ट एंड नोट्स का भी मैं तुमको कंपैरिजन दे देता हूं. ओके. वेयर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, द राइट्स अटैच टू शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेरीड. तो हम ये सिंपल में ये क्या बोल रहे हैं कि भाई राइट्स ऑफ एनी क्लास कैन बी वेरीड, कैन बी चेंज्ड विद द consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares. तो नंबर की बात कर रहा है. और मैंने हमेशा बोला लॉ में और आता है तो क्या करने का? डर जाने का. ठीक है. यस. और whenever you see in law it talks about two different things. और से पहले वाली चीज अलग होती है और के बाद वाली चीज अलग होती है. और by means of a SR passed at a separate meeting of the issued shares of that class. दोनों में से एक चलेगा, या तो 3/4 holders या तो SR of the meeting of that particular class of shareholders. Yes. हाँ, इंटीमेशन जैसा जाएगा ना बेटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट. मीटिंग तो होगी, उसमें आए तो ठीक है 3/4, नहीं तो SR भी चलेगा वैसा. ठीक है. ऑफ दैट क्लास. इफ मतलब क्या है? ये करने के लिए देर आर सर्टेन कंडीशन. सेक्शन 48 सब सेक्शन क्लॉज A. Such variation is possible if it is authorized either by the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये जो चेंज है मतलब 3/4 लगेगा, साथ में और क्या लगेगा हम लोग को? राइटिंग में लगेगा. MOA या AOA ऑथराइजेशन हमको लगेगी. क्लियर है? और अगर व्हाट इफ वेरिएशन नहीं है, मतलब MOA में ऑथराइजेशन नहीं है, तो क्लॉज B आता है. इन एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन देन ये वेरिएशन शुड नॉट बी prohibited in terms of issue of that class. क्या मतलब हुआ इसका? कुछ नहीं समझा. लॉजिकली क्या हम वेरिएशन कर सकते हैं? पहले आप तुम मेरे साथ रिवाइज करो. क्या हम वेरिएशन कर सकते हैं? एवरीबॉडी कर सकते हैं. हर एक क्लास का वेरिएशन किया जा सकता है. यस और नो? यस किया जा सकता है. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? राइटिंग में होनी चाहिए सबसे पहले कंसेंट. एंड कितने लोग का होना चाहिए? 3/4 होल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स या SR ऑफ द होल्डर्स ऑफ दैट शेयर्स कॉल्ड इन दैट मीटिंग. बराबर है. बट इसमें शर्त क्या है? तुमको अभी मैं लीगल एप्लीकेशन बताता हूं. बोलो बोलो कहां लिखा होना चाहिए ये?
एमओए या एओए में लिखाना चाहिए। सर अगर एमओए और एओए में नहीं लिखा हुआ है, कैन आई अमेंड द एमओए? नहीं हुई। कैन आई ऑल्टर? पढ़ाया मैंने तुमको ऑल्टरेशन के बारे में, तो कर दिया मैंने ऑल्टर, चलेगा? प्रैक्टिकली समझो। अरे यार अभी तुम एकदम प्रैक्टिकल, अभी अपना एटीट्यूड एकदम अलग होना चाहिए लर्निंग का। मैं तो कर दूंगा एमओए या एओए में कर दूंगा, बट यहां पे एक प्रैक्टिकल बात आती है बेटा। यहां पे प्रैक्टिकल बात क्या आती है कि, क्या नाम बेटा आपका? चाइनीज बिल्ली खुशी, ठीक है। खुशी ने अंडी मंडी शंडी के शेयर्स लिए थे विद डीवीआरस। बोले क्यों डीवीआर लिया था? उसको कंट्रोल चाहिए था, तो ही लेगा ना। समझो सुपीरियर था, मान लो सुपीरियर था, उसको कंट्रोल चाहिए था, और उसने कंट्रोल के लिए, मैंने ये लोग सबसे पैसे लिए, ठीक है, ये सबसे पैसे लिए, और तुम हमारे मेरे साथ हो, कॉमन पब्लिक, ठीक है, ये स्पेशल पब्लिक है, ये 2 रो, ऑल राइट। अब मैंने उनको लालच दिखाया, देख डीवीआर थोड़ा प्रीमियम दे, देखते को कंट्रोल मिलेगा, ये वो, सब ने खुशी खुशी पैसा दिया, ठीक है, पैसा दिया, मीटिंग, हाँ खुशी खुशी पैसा, ठीक है, पैसा दिया, अपन ने मिलाया, मीटिंग 3/4 से पास करवाया, इनको बोला इंफीरियर। कर सकते हैं? खुशी खुशी अफसोस हो गया ना अभी। तुम कह रहे दिमाग में, देखो मैं प्रैक्टिकल थॉट डाल रहा हूं, कैन आई डू दिस? यस। एक मिनट, अरे वरे नहीं, पहले सोचो यार, तुम लोग चेन ऑफ थॉट मत अपना ब्रेक करो। सर ये पॉसिबल है कि नहीं? इंडिया जैसे देश में ये पॉसिबल है या नहीं है? पैसा लिया, बोला वापस मीटिंग करो, 3/4 कंपनीज एक्ट कंप्लायंस खत्म, इनकी डीवीआर हमने वेरिएशन चेंज कर दिया। वैसे भी 3/4 होल्डर्स चाहिए ना हम लोग को, तुम है मेरे साथ, है कि नहीं है? यस है ना, इन लोग के राइट्स चेंज करने के लिए। तो इनको कोई सिक्योरिटी या गारंटी चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा? खुशी क्या पूछेगी, भाई तुमसे जब मैं ये सवाल करूंगा, तू पैसा लगा और तेरे को स्पेशल राइट, सर कल उठ के चेंज कर दिया तो, कल उठ के आपने चेंज कर दिया तो इसकी क्या गारंटी है? कोई भी पूछेगा ना यार, तुम भी पूछोगे हाँ या ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई डेस्परेटली एंड रियली वांट द मनी, मैं टर्म्स ऑफ इशू में लिख दूंगा, दीज शेयर्स विल नेवर बी चेंज्ड, दीज टर्म्स विल नेवर बी चेंज्ड। अगर मेरा केस जेन्युइन है तो बराबर है। तो कंपनीज एक्ट ने यही डाला है, इन द एब्सेंस, अगर आपके आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है, ऑल राइट, इफ सच वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन? इनका, यहां पे ये वर्ड सच ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड सच वेरिएशन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट क्लास, अगर एओए में नहीं है, आप अमेंड कर सकते हो, वी अग्री। बट अगर इनको जब पैसा देते वक्त मैंने अग्रीमेंट डाल दिया कि मैं इनके राइट्स कभी चेंज नहीं करूंगा, देन आई एम प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेरिंग देयर राइट्स। अब समझ में आ रहा है क्या लूप होल हो सकता है, और ये लूप होल को कंपनीज एक्ट ने प्लग कैसे किया? अब समझ में आ रहा है। क्योंकि कल उठ के फिर हम क्या बोलेंगे, एओए में नहीं है, अमेंड करो, हटाओ इनको वोटिंग राइट्स। नहीं बोला। अगर आपका ये क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ टर्म्स ऑफ इशू के अंदर डिसाइड हुआ है कि वी विल नेवर चेंज योर राइट्स, इनको सिक्योरिटी चाहिए ना, ये भी पागल थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना पैसा लगाएंगे। अगर इन्होंने लगा दिया है तो ठीक है, आप एओए अमेंड कर दो, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, बट इनका एक्सपेक्टेशन था, वादा किया है, देन आई कैन नॉट सब्सिक्वेंटली चेंज। तो बैड फेथ हो गया ना बेटा, ये तो बैड फेथ में ही हो गया ना, मैंने पैसे ले लिया, बाद में चेंज कर दिया, यूजिंग लॉ आई डिफीटेड द प्रोविजंस ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना था ना ये क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को, भी प्रोटेक्ट करने के लिए लोग ने ये डाला, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन। सच प्रोविजन मतलब क्या है? ये ऑपरेटिव वर्ड सच वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये क्लास ऑफ या वेरिएशन नहीं किया जा सकता या नहीं, एब्सेंट है। इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? लूप होल्ड एंड प्लग समझ में आया? तो मुझे वापस बताओ, 48 में किसकी बात करता है? एवरीबॉडी, वेरिएशन ऑफ शेयर्स। वेरिएशन पॉसिबल है या नहीं है? उसके लिए क्या शर्त है? कंसेंट इन
राइटिंग, कंसेंट इन राइटिंग किसका? 3/4 ऑफ होल्डर्स और एसआर ऑफ द शेयर ऑफ एसआर ऑफ द होल्डर्स दैट आर देयर इन द मीटिंग। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए शर्त क्या है? इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द AOA or MOA, and if such authorization is not there, it should not be restricted in terms of issue of those shares or such class of shares। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक और प्रोवाइजो, एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइजो समझते हो ना? सब लोग समझते हैं ना प्रोवाइजो? ये कौन सा प्रोवाइजो है? फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1। प्रोवाइजो क्या बोलता है? अब बेटा ये भी हो सकता है तुम्हारे राइट्स चेंज होने से किसी और के राइट्स चेंज हो रहे हैं। पॉसिबल है या नहीं है? इफ योर राइट्स आर चेंजिंग, इट इज इंपैक्टिंग समवन एल्स का राइट्स ऑल्सो। यस, कैसे? ऑटोमेटिक थोड़ी ना है। जैसे प्रेफरेंस इक्विटी में हो सकता है। ऑल राइट, आई कैन हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऑल राइट, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर क्लास के राइट्स बदल रहा हूं जो दूसरे के राइट्स पे इंपैक्ट आ जाएंगे, या उनको रीपेमेंट राइट या वोटिंग राइट्स में कुछ इंपैक्ट या चेंज कर रहा हूं तो दूसरे पे राइट आएगा या नहीं आएगा इंपैक्ट। तो ये भी बोल रहा है कि भाई एक के चेंज से दूसरा हो रहा है ना, तो दूसरे का भी 3/4 चाहिए हम लोग। एवरीवन शुड, मतलब छुपके छुपके काम, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं होना चाहिए। एक क्लास, क्योंकि मीटिंग किसको बुलानी है? वही क्लास की बुलानी है, वही क्लास का कंसेंट चाहिए। तुमको मालूम ही नहीं ये लोग के साथ मैंने चेंज कर दिया, तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मुझे 3/4 कंसेंट तुम्हारा भी चाहिए, 3/4 इनका भी चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट इफ वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ any other class, the consent of 3/4 of such other class shall also be obtained, and the provisions of this section shall also apply to such variation। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ओके। If variation of one class affects the variation of other, we have to take the consent of 3/4, again कौन? Holder of such other class। बराबर है? इस 48(1) clear? Variation of shares, please write this down quickly। किधर किधर किधर? प्रोवाइजो की बात कर रहा है, ऊपर की? हाँ। हम्म। इस शेयर्स के 3/4 होल्डर्स। मैं समझा, तुम्हारा डाउट समझ गया। होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4। लिखो लिखो लिखो। For 48 variation of shares।
लिखाया नहीं था, समझाया था खाली। वापस आऊंगा ना 50 पे। नीचे है 50। हाँ चलेगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो टॉकिंग। हो गया तुम्हारा लिख के? खाली 48 1 तक लिखो, ओके?
ऑल राइट, 3/4 holders in value, 3/4 holders in value. तो यहां पे दोनों ऑप्शंस खुले रखे, 3/4 इन वैल्यू। अगर यहां से आपको नहीं मिला, क्योंकि यहां पे हो सकता है, यू आर राइट, 3/4 इन वैल्यू, यहां पे हो सकता है कि सर एक आदमी के पास ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में लोग ने क्या लगा, अगर एसआर है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट एंड आर अग्रीइंग, तो भी आपका वेरिएशन विल गो अहेड। 1 पर्सन और फ्यू पर्सन कैन नॉट ब्लॉक द इंटायर वेरिएशन। समझ में आ रहा है? तो यहां पे दोनों रिक्वायरमेंट्स रखी, ठीक है, ओवरसाइट फ्रॉम माई एंड। अब व्हाट अबाउट, एक मिनट, अब यही सेम सिचुएशन आगे जाके हम पढ़ते हैं, जो नहीं अग्री कर रहे उसको हम क्या बुलाते हैं? एवरीवन, द वंस हु डोंट अग्री वी कॉल इट एज डिसेंटिंग। अब एक शेयर होल्डर भी रहेगा तो डिसेंटिंग रहेगा या नहीं रहेगा? डिसेंटिंग रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो हाउ मच और हाउ मेनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इज एक्चुअली, या डिसेंटिंग शेयर होल्डर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट या वायबल इन ऑर्डर टू कॉज और ब्लॉक दिस वेरिएशन? कितनी बार ये भी होता है बेटा, मेजॉरिटी विल ट्राई टू इम्पोज इट्स विल ऑन द माइनॉरिटी। हो सकता है मेजॉरिटी गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे, कॉमन इंटरेस्ट के अंदर नहीं देख रहे, उनके पास शेयर्स भी ज्यादा है, एसआर भी है, पास कर दिया। अब डिसेंटिंग है तो इनकी भी कोई सुनना चाहिए ना बेटा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की भी तो सुनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला 48(2) के अंदर, वेयर द होल्डर्स ऑफ कितना, नॉट लेस देन 10% ऑफ क्या, issued shares of a class did not consent to such variation। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, मिनिमम, अगर आपको दुख है, दर्द है, रोना धोना है, ऑल राइट, ब्लॉक करवाना है, तो मिनिमम नंबर आपका क्या होना चाहिए? 10%। और यही होता है ना प्रैक्टिकली, एक जन के लिए थोड़ी ना पूरी चीज ब्लॉक कराएंगे, एक जन, 2 जन, 3 जन नहीं, ये लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट 10% है ना, जिसको लग रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो आप किधर आ जाओ, किधर आ जाओ, किधर आओ, ट्राइब्यूनल पे आ जाओ। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेयर द होल्डर्स, मतलब 48(2) बात कर रहा है किसका? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का। वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ अ क्लास did not consent to such variation or vote in favor of the SR, क्योंकि ऊपर दोनों था, 3/4 भी था प्लस SR भी था, तो बोला SR में अगर 10% लोग ने ना वोट दिया, या 3/4 में से 10% लोग ने हम लोग को वोट या कंसेंट नहीं दी, तो यू हैव द ऑप्शन टू कम टू whom? The tribunal. They may apply to the tribunal to have the variation cancelled, and where any application is made, the variation shall not affect unless and until it is confirmed by tribunal। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल किया, there will be a stay on the variation, the variation will not be enforceable, there will be a stay। I think इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, सुना है कभी वर्ड स्टे? सुना है? स्टे मतलब पॉज, रुक जाओ, ऑलराइट। कभी ऐसा सुना है इनकम टैक्स वाले डिमांड जनरेट करते हैं? ये सब कुछ डिस्कस किया है? नहीं किया है? नहीं, इनको भी नहीं है बेटा, ये फाइनल का सिलेबस है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मैंने पूछा कभी सुना है। मैं तुम्हारी सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी क्या पढ़ते हो, अगर नहीं सुना है मतलब फाइनल में आएगा वैसा, ठीक है, ध्यान से। स्टे इज अ लीगल टर्म, ध्यान से सुनो, स्टे इज अ लीगल टर्म कि यार जब तक हम या कोर्ट डिसाइड नहीं करती, डू नॉट एग्जीक्यूट योर डिसीजन। ऑल राइट, स्टे मतलब रुको ना, स्टे मतलब वेट, स्टे मतलब रुको, तो यही है लीगल टर्म में स्टे यूज किया जाता है। अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने एनसीएलटी में अप्लाई कर दिया, वेरिएशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये भी याद रखना, फाइनल पॉइंट है अभी।
एनसीएलटी डिसाइड करेगी वेरिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब तक द वेरिएशन विल बी व्हाट, केप्ट इन अबेयंस या स्टे। ये वर्ड अब याद रखो। वंस एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आ जाता है, द वेरिएशन विल बी एट स्टे। समझ में आ रहा है? जब तक ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन नहीं सुनाती। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 10% का। प्रोवाइजो अगेन, इट हैज टू बी मेड विद इन हाउ मच? विद इन हाउ मच? 21 days। ठीक है, एज द केस मे बी, एंड मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स entitled by such or one or more of their members as they may appoint in writing for their purpose। यहाँ पे सिंपल है बेटा, ध्यान से। and the decision of the tribunal on any application under subsection 2 shall be binding on the shareholders। खत्म। एक बार एनसीएलटी ने बोल दिया नॉन अपीलेबल, वेरिएशन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म हो गया। इट इज बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स। अगर अप्रूव कर दिया तो अप्रूव, नो अदर रिलीफ। अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट, देयर इज नो अदर रिलीफ। एंड द कंपनी शैल विद इन हाउ मेनी डेज बेटा? 30 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार। सिंपल सा सेक्शन था वेरिएशन। 48 के अंदर कितने सब सेक्शन है बेटा? एवरीबडी 48 के अंदर कितने सब सेक्शंस? 4। 48(1) टॉक्स अबाउट वेरिएशन। वेरिएशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। सर कितना चाहिए? राइटिंग इन कंसेंट। कितने लोग का? 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ होल्डर्स, बराबर है 3/4 इन वैल्यू बेसिकली, बराबर है। और एसआर, और यू नीड एन एसआर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, फिर क्या था हमने इसके अंदर पढ़ा? शर्त क्या है? द वेरिएशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय EOA or, and when such provision or authorization is not given, then it should not be prohibited by terms of issue। बोलो, terms of issue of such shares, such class of shares, बराबर है। ठीक है, 48(1) तो बात कर लिया। 48(2) किसकी बात करता है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कितना परसेंटेज चाहिए हमको? मिनिमम, वी नीड मिनिमम 10% ऑफ देम आइदर वोटिंग नो एट द SR और नॉट गिविंग देयर कंसेंट। 3/4 का कंसेंट इन राइटिंग चाहिए था ना। या तो वो कंसेंट नहीं दे रहे 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स, या 10% ऑफ SR जिसमें वो लोग ने क्या वोट किया? नो। दे मे अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन हाउ मेनी डेज? 21 days। नहीं अप्लाई किया तो डीम्ड नो ऑब्जेक्शन हो गया, क्योंकि 21 days में अप्लाई कर लिया तो ठीक है। अप्लाई करने में कॉन्सिक्वेंस क्या है? द वेरिएशन विल बी केप्ट इन अबेयंस या स्टे। क्लियर है? फिर जो रेजोल्यूशन, जो डिसीजन पास होगा दैट इज बाइंडिंग। एंड लास्ट सबसेक्शन क्या बोलता है? कंपनी टू फाइल द कॉपी ऑफ द ट्राइब्यूनल विद द आरओसी विद इन 30 days। ठीक है, ऑल राइट, ट्राई सॉल्विंग दिस। हाँ, नहीं सॉल्व कर अभी पहले। हाँ हाँ, वैल्यू ही रहेगा ना 10%। हाँ, होल्डर्स इन वैल्यू। हाँ 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 हाँ, बोलो, ट्राई करो। ये कैलकुलेटर लगेगा? हाँ ऑफ कोर्स, लॉ के पेपर में लेके जाने का भी कैलकुलेटर। ठीक है, बीच बीच में लग सकता है। लेके गए थे फाउंडेशन? हाँ हाँ हाँ, सब पेपर में लेके जाने का भाई कैलकुलेटर। यूज भी किया था। मैं तो 2-2 कैलकुलेटर लेके जाता था, तो मेरे को मालूम मेरा नसीब खराब है ना बेटा, तो 2 लेके जाता था। तोड़ दूंगा, गिर जाएगा, चलेगा नहीं बराबर, 2 कैलकुलेटर। आई डिडंट आस्क यू टू टॉक, सॉल्व दिस। राइटिंग प्रैक्टिस है भाई, May 24 का है, 5 marks। ये क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही कुछ है, बोनस का दिया, बायबैक का दिया हुआ है, पूरा बैलेंस शीट दिया है, बोला बायबैक का कैलकुलेट करके दो। मतलब इनको चाहिए बस, तुम कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट लॉयर ही है, बस तुम आके लड़ेगा उधर केस, यही एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि कोई एक CS या कंपनीज एक्ट पे प्रैक्टिस कर रहा है ना बेटा, प्रैक्टिस,
वो ये पेपर सॉल्व कर सकता है अच्छे से। ये मतलब कंपनीज एक्ट में प्रैक्टिसिंग अगर है ना, तो जैसे इनकम टैक्स में भी है, देखो आप जो पढ़ रहे हो ना और जो रियल लाइफ में जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में समझ में आएगी। जैसे रिटर्न भरना है, कैसे भरना है तुमको थोड़ी ना आता है। वो जब प्रैक्टिसिंग बनोगे या उसमें काम करोगे तो समझ में आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। अब मैं तुमको कल उठ के पूछ लूं कि भाई आईटीआर में कौन से फॉर्म में कौन से सेक्शन के अंदर आपको ये अमाउंट भरना है, तो तुम बोलोगे ये थोड़ी ना आता है मेरे को, पेन पेपर पे सॉल्व करने को आता है। यही ऐसा कंपनीज एक्ट का पेपर आया था ये बार। जो चीजें आप पूछ रहे हैं वो यूजुअली आर्टिकलशिप या प्रैक्टिस के टाइम पे सीखी जाती है। प्लीज सॉल्व दिस नाउ। बोला मेरे को, सर बोला। चलो। हाँ हाँ लिखो। क्या खाली मेरे को आंसर देगा टक 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 टक? कैलकुलेटर चिपकाएगा एग्जाम पेपर में। फॉलो द स्टेप्स, देखो मैंने कैसा कैलकुलेट किया है बैकवर्ड। लिखो भाई लिखो। अब भी ताजा ताजा लिखा हुआ है ना, क्या बोलता है 48 वो लिखो। और उस हिसाब से तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे वो लिखो। लगा देना मेरे को। ये जो लिख रहे हो एग्जाम स्टाइल में लिखने का, एग्जाम में ऐसा एरो एरो नहीं बनाने का। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या क्या बोलता है, ठक 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 ठक। पहला वाला वेरिएशन हो सकता है या नहीं, अगर होगा तो क्या लगेगा, फिर तुम एनालाइज करोगे कि क्या हुआ। लीव अ लाइन, पैराग्राफ चेंज करो। इतना लंबा लंबा वो मत लिखो, ये स्टाइल अभी से ही डालना चालू करो।
देख देख के पढ़ा है ना, जो याद है वो लिखो, तो समझ में आएगा कितना पढ़ने में क्या याद था क्या नहीं था। और नहीं याद है तो दिमाग में जोर डालो, अभी सर ने क्या बोला। हाँ लिखना तो चालू कर, आ जाएगा। ये लेफ्ट से लिखा करो। डोंट डू दैट 2 फिंगर 3 फिंगर रूल। वो फिंगर स्पेस छोड़ते हैं ना पैराग्राफ में, क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं। लेटर राइटिंग में करते हो ना, तुमको गंदी आदत है वो, जिसको है इसको भी है। हाँ, नो इंडेंटेशन इज अलाउड बेटा, एवरीथिंग टू द मार्जिन लेफ्ट से। वो 2 फिंगर स्पेस ओल्ड इंग्लिश है, अब नहीं फॉलो किया जाता। पैराग्राफ चेंज करना है तो लीव अ लाइन स्ट्रेट। दिखेगा बिना देखे। ठीक है, डिसेंट में कितना है, नहीं कर नंबर। राइटिंग भाई, तो डराने का नहीं अपने को एग्जामिनर को। मार्वल हैंडराइटिंग मैं फाउंडेशन में भी बोला था मार्वल को, है ना। मार्वल का खतरनाक है हैंडराइटिंग। हो गया। कौन कौन जेन्युइनली लिख पा रहा है और बाकी लिख तो सब पाते हैं, हाँ वो भी बराबर है। राइट लिखते हैं कि नहीं बराबर नहीं है। अच्छा, कैन इट बी वेरीड, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अच्छा किसको तकलीफ हुआ, लिखना कैसे है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन। जो मैंने अभी तुमको टेक्स्ट लिखाया वो तुमको याद है कि नहीं वो होता। ऑल राइट, इसके लिए मैं तुमको बार बार रिवाइज करवाता हूँ, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तो याद रहेगा। ऑल राइट, एक बार देखो सेक्शन, फिर ट्राई करो खुद से लिखने के लिए कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 48 कवर्स वेरिएशन। 1 नहीं याद रहता तो भी चलेगा, 48 भी याद रह गया तो बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे लिए। सेक्शन 48 कवर्स वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स कैन बी डन इफ their consent of how much 3/4 of shareholders in value give in writing or an SR has been passed in their meeting मतलब meeting of that class of shareholders, बराबर है। but and condition क्या थी, this variation can be done if it is authorized by the MOA or AOA, or if such provisions are not present then there is no restriction in terms of their issue और नो रिस्ट्रिक्शन इन द टर्म्स ऑफ देयर इशू। समझ में आया, ये हमने चीज मेंशन कर दी। अब 48(2) बात करता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की। इफ एटलीस्ट 10% ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब पीपल हु हैव वोटेड नो और नॉट गिवन देयर कंसेंट may apply to the tribunal for cancellation of such variation, and on application such variation shall be kept in stay or abeyance till the disposal.
सब सेक्शन 3 4 लिखने का शायद जरूरत नहीं है, लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फॉलोइंग क्लास 1 वोटिंग राइट 1 शेयर, 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर, तो ये इक्वल है और ये इंफीरियर है, 5 के लिए 1 मिल रहा है, ठीक है। At the time of issue, the company had fulfilled all the conditions relating to the issue of equity share capital. The company wants to vary the voting rights. अब तो आपने खाली प्रोविजन लिखा है, अब एनालिसिस फैक्ट्स लिखोगे। फैक्ट में इतना सब कुछ नहीं छापना है, ठीक है। फैक्ट कंक्लूजन एक ही साथ लिख भी सकते हो ये केस में। द कंपनी वॉन्ट्स टू वेरी द वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास 2, ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स टू 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी, इंफीरियर को और इंफीरियर बना रहे, ठीक है। बोला होगा डिविडेंड ज्यादा देगा, कुछ तो बोला होगा, ठीक है ना, हमको क्या करना है। द कंपनीज एमओए एंड एओए हैव गिवन द कंपनी द पावर टू मेक द वेरिएशन, तो हम वो क्लॉज या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग और एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, द पावर टू पावर फॉर वेरिएशन इन चेंज ऑफ राइट्स इज गिवन और ऑथराइज्ड बाय द एओए। द होल्डर्स ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। कितना परसेंटेज हो गया, 40,000 अपॉन 80% होल्डर्स, पैराग्राफ्स 80% होल्डर्स, होल्डर दिया है ना, 50,000 जो होल्ड कर रहे हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, 40/50, दैट इज हाउ मच, 80%। मोर देन 70 मतलब मोर देन 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, ठीक है। तो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, दे हैव गिवन देयर कंसेंट, द वेरिएशन इज वैलिड। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कितने लोग ने दिया है, कितने लोग देना चाहिए था, 5,000 शेयर होल्डर शुड हैव गिवन, बराबर है। 5,000 ने दिया क्या, नहीं, तो क्या डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते। मिनिमम एटलीस्ट एनसीएलटी के पास जाना है तो हमको 10% चाहिए, तो 5,000 शुड 5,000 नहीं है, 4,000 मे नॉट अप्लाई। तो वेरिएशन इज वैलिड और इनवैलिड, वैलिड या इनवैलिड, वैलिड। whether a company can change, yes, whether the dissenting shareholders can apply, no, खत्म, 5 marks May 24। बराबर है, बट थोड़ा पैराग्राफ में लिख बेटा, इतना खिचड़ी बना के नहीं। हाँ, ब्रेक, ब्रेक में, ब्रेक में आना, ब्रेक में आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हो गया, लिख लो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स लिख लो।
चलो हाँ, जब वो मीटिंग या कंसेंट हुआ तब से 21 डेज। हाँ, वेरिएशन ना हो इसके लिए करेगा ना। कैंसिलेशन किसका? मीटिंग हुआ, वेरिएशन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके 21 डेज में अगर आपको आप सहमत नहीं थे एंड यू हैव 10%, यू हैव टू अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर दिस थिंग, cancellation of such variation. बेटा ये फॉर कर देना, मैंने ऑफ लिखा था लिखते लिखते। विद इन 21 days फॉर कैंसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ये जो तीन लड़के जय के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, बेटा एक इधर आ जा एकदम, जय बीच में रहेगा और वो उधर ही रहेगा वॉल से, ठीक है। हाँ तू इधर आ जा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एकदम बाहर, और हाँ, जय बीच में आ जा, एक्सट्रीम बेटा, उतनी जगह नहीं छोड़नी, बैग रख दे पीछे, बहुत जगह है अपने पास, ठीक है, एक्सट्रीम बाहर। हाँ, हो गया। अब बहुत मिर्ची लग रही है। तेरा बुक किधर चला जाता है बेटा? हाँ बोल। हाँ हाँ, डिपेंडिंग ऑन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, यस। तब हमको बोलना पड़ेगा कि इनको अगर अपील करना है तो इनके पास 21 डेज है बस। हाँ हाँ, इनके पास 21 डेज है। गुड क्वेश्चन बेटा, अगर नंबर नहीं दिया होता तो यहाँ पे बोला कि 75% में से 25% फॉर एग्जाम्पल, कैन वी अज्यूम कि वो ना बोल रहे हैं? अगर 75 ने हाँ बोला है तो कैन वी अज्यूम 25 ना बोल रहे हैं? इट कैन बी थॉट ऑफ इट दैट वे, डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा कुछ आया कि 75 का एसेंट आ गया, 25 का क्या, कैन दे अप्लाई, तो बोलने का द 25% मतलब अगर वो 10% होल्डर्स बन रहे हैं, दे कैन अप्लाई विद इन 21 डेज। समझ में आ रहा है? अपने को ऑप्शन देना है कि भाई 21 दिन में अप्लाई
कर सकते अगर आपको करना है तो। यहां पे नंबर दिया तो हम बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते हो, वहां पे अगर नंबर नहीं दिया तो हम एडवाइस देंगे कि आप कर सकते हो अगर आपको करना है विद इन 21 डेज। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब फटाफट आ जाओ, 2 सेक्शंस अपने उड़ाने हैं। ये लिख लिया ना? $49 पपलूसा सेक्शन है, कम। Where any calls for further share capital are made on the shares of a class, such calls shall be made on a uniform basis on all shares falling under that class. दोनों मेरे शेयर होल्डर्स है, उसको बोला 10 रुपए दे, तू 5 रुपए दे, चलेगा? Calls have to be uniform. Calls have to be uniform for every class of shares. हाँ, इसकी वोटिंग राइट्स अलग है, इसकी वोटिंग राइट्स अलग है, तो मैं अलग अलग हिसाब से मंगा सकता हूं पैसा। बट इफ यू आर विद इन द सेम क्लास, कॉल्स हैव टू बी यूनिफॉर्म। अब माय क्वेश्चन में तुमको बोला था ना कि कुछ लिंक करूंगा। कैन आई सी ऑन अ बैलेंस शीट और समवेयर 2 शेयर जिसका पेड अप वैल्यू से अलग अलग है? क्यों अलग हो सकता है पेड अप? जब कॉल सेम है तो सेम क्लास डिफरेंट पेड अप। एक मिनट सोच के बोलो ना, ऐसा फटाक से क्यों बोलते हो तुम लोग? कोई चीज पूछ रहा हो, क्योंकि अगर मेरा कॉल यूनिफॉर्म है, कैन आई हैव 2 डिफरेंट पेड अप वैल्यूज विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स? कब? और डिफॉल्ट इन पेमेंट इवेंचुअली तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, फॉरफीचर होगा, री इशू होगा। वो लाइंस पे मत जाओ, डोंट थिंक ऑन द लाइंस ऑफ फॉरफीचर, री इशू या अरियर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बोल रहा हूं मेरे पास सेम क्लास में क्या 2 अलग अलग पेड अप वैल्यूज दिख सकती है जब मेरे कॉल्स यूनिफॉर्म है? सोच के बोलो यार, हाँ या ना, सोचो क्या है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। वेयर एनी कॉल्स फॉर फर्दर शेयर, मतलब वो बेसिकली बोल रहा है कॉल्स हैव टू बी यूनिफॉर्म। बोलो, क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन भी नहीं समझा? क्वेश्चन समझा। कैन देयर बी डिफरेंट पेड अप अमाउंट्स on the same class of shares when the calls itself are being made uniform? Can I have different paid up amounts on the same? देखो, अलग क्लास ऑफ शेयर में हो सकता है, वो तो बहुत ही क्लियर है, बिकॉज कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। बट यहां पे ये क्या बोल रहा है, सेम क्लास में यूनिफॉर्म कॉल्स होने चाहिए, सेम क्लास के अंदर यूनिफॉर्म कॉल्स होने चाहिए। आई कैन नॉट आस्क दिस ग्रुप टू पे 5 रुपीज एंड सेम क्लास ऑफ शेयर्स इधर है, इनको 10 रुपया मंगाऊंगा तो सबसे से या एक से और दूसरे से नहीं मंगाया। समझ में आ रहा है? ये भी अलाउड नहीं है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है ना। 1 से 5 मंगाना, 1 से 10 मंगाना, या एक ही शेयर होल्डर को बोलना ला तू पैसे दे दे बाकी का अलग से, ये सब नॉन यूनिफॉर्म होगा। कॉल जाएगा तो सब शेयर होल्डर्स को जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नाउ माई क्वेश्चन टू यू नेक्स्ट इज, कैन विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स आई हैव डिफरेंट पेड अप अमाउंट? When? Whenever there is a time gap basically. समझा उसने क्या बोला? सेम क्लास में टाइम गैप तो हो सकता है ना। एवरी ए नो व्हाट प्रेफरेंशियल मारेगा, प्रेफरेंशियल टाइम गैप यस, एग्जिस्टिंग राइट्स इशू या एग्जिस्टिंग को दिया, बराबर, ठीक है। Whenever there is a टाइम गैप बेटा, ऑल राइट, मतलब ये ग्रुप था, इनका इशू चल रहा है, इनका पेड अप चल रहा है, बराबर है, जरूरी नहीं है कंप्लीट हो, फिर मैंने फर्दर इशू किया
सेम क्लास ऑफ शेयर्स फर्दर इशू किया तो टाइम गैप आएगा ना, अरे आएगा या नहीं आएगा? सो कैन आई हैव डिफरेंट पेड अप अमाउंट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स? यस और नो, देयर इज अ टाइम गैप। समझ रहे हो, पहले थोड़े इशू किए फिर सेम क्लास बाद में इशू किए, तो ये दोनों सेम क्लास दोनों टाइप ऑफ शेयर्स के पेड अप अमाउंट्स अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये मत समझना कि भाई विद इन क्लास भी सेम होना चाहिए। अगर देर इज अ टाइम गैप, if there is a time gap, all right, will cause some class to have different, same class to have different paid up amounts। समझ में आ रहा है? देखो, नो वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, या नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में अलग अलग तो मैं कॉल कर सकता हूं, बराबर है ना, बिकॉज अलग क्लास है, तो पेड अप अमाउंट्स कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? बट विद इन द क्लास इफ देर इज अ टाइम गैप इट विल कॉज टू हैव डिफरेंट पेड अप अमाउंट्स। क्लियर है? पहले थोड़े इशू किया फिर फर्दर इशू किया, सेम क्लास सेम टाइप ऑफ शेयर्स इशू किया, तो आई कैन हैव डिफरेंट पेड अप अमाउंट्स। समझ में आ रहा है? इवन आफ्टर द कॉल्स आर बीइंग यूनिफॉर्म। तो सेक्शन 49 अपना कंप्लीट हो गया। सेक्शन 50 पे आ जाओ, कंपनी टू एक्सेप्ट। ये तो मैंने करा दिया था ना कल, समझाया था ना। 50 लिखा नहीं था बट 50 समझाया था, बराबर है। You will not get any extra voting rights or extra dividend in case you have any advance amount। समझ में आ रहा है? लिख लो, चलो खत्म करो। हाँ 49 भी लिख दो ना यार। Calls must be on uniform basis for all shares of same class। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया बेटा? ठीक है, तो एक बार सेक्शन भी अपन देख लेते हैं। A company, if so authorized by its article, may accept from any member whole or part of the amount remaining unpaid। मतलब क्या हो गया? एडवांस, whole or part of amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of that amount has been called up। तो ये हम समझ गए बेटा।
मतलब एक शेयर होल्डर आपको एप्लीकेशन के साथ ही एडवांस मनी दे दिया, आपने कॉल नहीं करा और आपने उसको पैसा, शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया. कंपनी कैन ओनली एक्सेप्ट इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स. बराबर है. सिंपल सा सेक्शन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अ मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बट वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शंस में क्या लिखा था, वोटिंग राइट्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट दैट इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर. तो ये मत समझना जो एडवांस मनी दिया था दैट विल बी एडजस्टेड और गिवन और शोन एज पेड अप एंड आपको एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स या एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा. समझ में आ रहा है. अब 51 क्या बोलता है, इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, इफ डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है बेटा, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी बोलता है 8%. डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है, एवरीवन नोज ना फेस वैल्यू कि 8% ऑफ रिजर्व्स डिक्लेयर होगा. ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ना. ऐसा पागल वागल नहीं है इधर. ठीक है, तो पर शेयर के क्या फेस वैल्यू के ऊपर होता है. ठीक है ना. व्हाट इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप, नहीं मिलेगा. क्यों, ऐसे ही. व्हाट इफ द शेयर्स आर नॉट पेड अप, फुल्ली पेड अप, डिविडेंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए. तुम मावा 5 रुपए का दिया, तुमको खाना 10 रुपए का, ऐसा चलेगा क्या, नहीं. तो सिंपल सा सेक्शन है, कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन. जनरली तो फेस वैल्यू पर ही देना पड़ेगा. ऑलराइट, बट इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, if authorized by the articles it will pay in proportion of the amount paid up. समझ में आ रहा है कि आपने मतलब जैसा जितना पेड अप किया है उतना वोटिंग राइट्स, जितना पेड अप किया है उतना डिविडेंड, ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स. ज्यादा नहीं मिलेगा. पे ज्यादा किया है तो ऐसा नहीं कि मेरे को डिविडेंड भी ज्यादा चाहिए. समझ में आ रहा है. हाँ, या तो आपको फेस वैल्यू पे मिल जाए इवन इफ योर पेड अप अमाउंट, शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप. But if the company wants and it is authorized by the articles, it will give you dividend only on the paid up amount. समझ में आ रहा है. कंपनी को अगर ऐसा करना है, कम डिविडेंड भरना है, it has to be authorized by its articles. Is that clear बेटा? ये तीनों सेक्शन को एक निचोड़ के सितंबर 24. आई थिंक ये अप्रोच सही है. फटाफट सेक्शन देखने का, फटाफट क्वेश्चन देखने का, आगे बढ़ने का. ठीक है. सब हेल्थ प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड चंडी अंडी एंड बंटी है ये. ठीक है. इशूड इक्विटी शेयर्स वर्थ कितना है, यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 5 lakh equity shares of 100 each, and it was fully subscribed and partly paid at 50 each. The company made a call to all of its subscribers to pay a sum of 30 per each share held by them. Mr. GH, a subscriber to the shares of the company holding 10,000 shares, paid all the money due on the shares held by him in advance. मतलब उसने कितना पे किया, फेंक के मारेगा बक्कल जल्दी. उसने कितना पे किया, GH ऋषि, $50 ऑलरेडी पेड अप है. उसको ज्यादा मस्ती था, उसने क्या किया 50 ही दे दिया, बोला टेंशन ही नहीं चाहिए. ठीक है. 50 ऑलरेडी पेड था, कंपनी ने मांगा 30, उसने दिया एक्स्ट्रा 20. ठीक है. ऑल राइट, पेड ऑल द मनी ड्यू. लेटर मिस्टर GH claimed interest on the money advanced by him and also dividend in respect of the advance money paid. ठीक है. हाँ, चल 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 हो गया इसका. Is his claim justified? तुम काम लिखोगे, चल 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 ऐसा लिखोगे, नहीं. Another shareholder, Mr. LK, holding 15,000 shares, did not pay the first call. मतलब इसने ये 50 रुपया भी नहीं दिया. बराबर है ना. ये फर्स्ट कॉल था ना 50 का. So the directors called upon to pay the entire amount due in respect of the shares held by him, referring to the provisions of the Companies Act and rules made under thereunder, examine whether the directors are permitted to do so. बोलो.
He can claim interest. All right, 1 मिनट बोलो. 1 मिनट रुक जा. लेडिस, ये लेडिस लोग का शक्ल ही इतना ब्लैंक रहता है ना, मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन उधर ही होता है. लेडिस लोग प्लीज, क्या लगता है? आपस में तो ऐसा डिस्कस करते हैं, पर कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, कुछ एक तो उड़फोड़ आंसर ही देंगे. बोलो. बोलो, इसका क्या मतलब है? पहले वो छोड़ो ना. लेडीज लोग 100 रुपीज, ये क्यों ऐसा बोला है लोग ने? उससे 100 रुपीज मंगाया, क्या उसको से सही किया या गलत किया? ये तो देखो, सी आई टेल यू, जीएच का जो स्टोरी है वो बहुत क्लियर है. जीएच में तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम आ रहा है एलके के अंदर. एलके से मंगाया, एलके को नहीं दिया, तो एलके को बोला भाई पूरा दे दे. एक मिनट, यही प्रॉब्लम है ना, जरा सोचो तो सही. हाँ देखा कैसा जंप किया ना तुम लोग पहले. हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर बीच में सेटल हो गया. नहीं रुको. समझ में आ रहा है? मेरा पॉइंट है, वो जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा वो ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? टू अ सर्टेन ट्रिगर हुआ, तो कितना मंगा सकते हैं? पूरा तो नहीं मंगा पाएंगे, बट कितना मंगा पाएंगे? अब समझ में आ रहा है? अब ये टेस्ट क्या कर रहा है मालूम? यूनिफॉर्म कॉल्स. वो बोलेगा तुम मेरे से इतना कैसा मंगा सकता है? भाई तेरा पुराना पेंडिंग है, प्लस करंट कॉल मंगा रहा हूं मैं. समझ में आ रहा है? पूरा तो नहीं मंगा सकता, बट 80 मंगा सकता हूं. वो ये नहीं बोल सकता तुम मेरे से 80 मंगा रहा है, इन लोग से 30 मंगा रहा है, यूनिफॉर्म कॉल्स होने चाहिए. जा पढ़ कंपनीज एक्ट. मिस्टर एल के ऐसा नहीं बोल सकता. आप समझ में आ रहा है? व्हाट आर दे टेस्टिंग? तो वो रेलेवेंट सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है. वो रेलेवेंट सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है. नाउ फॉर द पर्पस शेयर्स ऑफ द सेम नॉमिनल वैल्यू ऑन डिफरेंट अमाउंट्स हैव बीन पेड अप शैल नॉट बी डीम्ड टू फॉल अंडर द सेम क्लास. अभी आ जाओ उधर. देखो पहले सेक्शन 50 आया. ऑल राइट, ऑल राइट. सबसे 50 में क्या बोलता है? कैन वी टेक एडवांस? कैन वी टेक एडवांस? यस. 51 क्या बोलता है? प्रोपोर्शनेट डिविडेंड पे कर सकते हैं. हाँ 51 बोल सकता है. ठीक है. इंटरेस्ट ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स. बराबर है? इंटरेस्ट इफ ओनली इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स. तुमने अकाउंट्स में शायद ये किया होगा. बराबर है? इंटर, बट इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल. 12 में भी था 12%. ओके ओके, बट 1 मिनट, ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स. ठीक है. 49 क्या बोलता है? कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस. तो पहले हमने क्या लिखे देखो, प्रोविजंस. क्लियर है? फिर धड़ 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 सब कुछ कर दिया. ठीक है. इंटरेस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब मिलेगा? ओनली इफ इट इज ऑथराइज. डिविडेंड ओनली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप. एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा, मालूम है ना? ठीक है. ऑल राइट. अब कॉलिंग द इंटायर अमाउंट ड्यू कितना है? क्या है? इनवैलिड. ऑल राइट. एलके कॉल्स, call shall be made on a uniform basis on all shares which are falling under the same class as per section 49. A call cannot be made on some of the members only unless they constitute. इससे 100 रुपया मंगाना पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? सबको समझा कैसे लिखना है क्वेश्चन? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? मेरे से पूछ. कॉलिंग टू पे द इंटायर अमाउंट ड्यू, तो उन लोग यहाँ 100 को रिफर कर रहे हैं ना बेटा.
एक मिनट. So the directors called upon him to pay the entire amount due by him in respect of the shares held by him. They've called for 100 or they've called for 80? Guys, another shareholder did not pay the first call. So the directors called upon him to pay the entire amount due by him in respect of the shares held by him. So if we assume कि entire amount due by him, they are saying कि तू अब सब पैसा दे दे 50 and 50, वो वैलिड नहीं है. 80 क्यों नहीं मंगा सकता आप मेरे को बोलो ना. इसके लिए मैंने अमाउंट डिस्कस किया ना. एक मिनट. हाँ, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का हो सकता है. इफ यू से दैट दिस इज सर 80 इज ड्यू, तो तुम क्या बोल रहे हो 80 नहीं मंगा सकता. 80 तो मंगा सकता है ना. 80 तो मंगा ही सकता है ना, बिकॉज 50 तो अरियर्स है ना बेटा. 50 का कॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है, तब वो यूनिफॉर्म था. 30 इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. So they are asking if the 80 तो they can call, 100 they cannot call. समझ में आ रहा है. यहाँ पे we are saying कि यह इंटरप्रिटेशन है entire amount due is 100, calling 100 is invalid. समझ में आ रहा है. क्लियर है. एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को आप नॉन यूनिफॉर्म बेसिस पे नहीं मंगा सकते. ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ? 50 तो सबके साथ हुआ था, 30 भी सबके साथ है. इफ यू आर सेइंग इंटायर अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, इफ यू से 100, तो हम बोले 100 हम नहीं मंगा सकते. क्लियर है. और एक मिनट, यू कैन राइट अ नोट. मतलब आपका बेसिकली वो क्या बोल रहा है, 50 तो कॉल हो गया, नेक्स्ट कॉल आपका 50 था, बाकी लोग का 30 था. ये नहीं कर सकता वो. सबको समझ में आ रहा है ना. वो एलके का क्या बना रहा है, भाई तेरा तो पुराना है, तेरे को अभी चाहिए तो तू अब क्या कर, पूरा पैसा दे. वो नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है. क्लियर हो गया. इफ स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन, यू कैन राइट अ नोट, इंटरप्रिटेशन. ठीक है. हाँ बोलो. अगेन इंटरप्रिटेशन. Directors called upon him to pay the entire amount due in respect of the shares held by him. ठीक है. All right. Is that clear? Yes or no? Yes. Because if we take the other interpretation कि ये 80 की बात कर रहा है, तुम ही मेरे को बताओ 80 नहीं बुला सकता वो, तो फिर तो वैलिड हो जाएगा ना. क्योंकि वो 50 तो अरियर्स का मंगा रहा है एंड 30 करंट अभी का मंगा रहा है. एंड 30 यूनिफॉर्म था ना भाई, सबको बोला 30, एंड 50 भी यूनिफॉर्म था. जो उसका कॉल ब्रेकअप वी डोंट नो, हो सकता है एक ही शॉट में बुलाया हो या अलग अलग उसमें बुलाया. ठीक है. चलो ये हो गया. इंपॉर्टेंट सेक्शन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ठीक है. अपना क्लास कितने बजे तक है? अच्छा ध्यान से सुनो. What do you mean by transfer and what do you mean by transmission? ठीक है. There is a difference. This transfer and transmission is an important section, and again इसमें transfer and transmission में differences है. ठीक है. अगर simple words में बोलूँ, transfer happens because of it is voluntary in nature. All right, transfer happens because it is voluntary in nature. मैंने अपने शेयर्स नेहल को बेच दिए, वॉलेंट्रीली बेचा, तो ये मैंने क्या किया, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए. ठीक है. नाउ इज कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर? इज कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर? यस और नो? अरे बोलो ना यार. मैंने फ्री में दे दिया तुषान को, तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? चलेगा ना. तो देर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर. प्लीज ये सब चीजें अपने आप अज्यूम मत करो. वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से मैंने नेहल को दिया, नेहल ने मुझे पे किया, तो ये मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलूंगा. समझ में आ रहा है.
क्या हो रहा है, ओनरशिप या टाइटल कहीं ना कहीं चेंज हो रही है. ट्रांसमिशन इज ऑल्सो लाइक ट्रांसफर बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Transmission is also like transfer, but it is by operation of law. Transmission is used when it happens involuntarily, automatically, involuntarily. Are you understanding? All right. अब जैसे यहाँ पे मैंने लिया था एग्जाम्पल, अगर कोई मर जाता है ना और उसके शेयर्स लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाते हैं, ये वॉलंटरी होता है इनवॉलंटरी होता है? इनवॉलंटरी ना, एक पार्टी तो मर गई. अरे हाँ या ना, उसको पूछा नहीं, किया नहीं, बताया नहीं, सिग्नेचर नहीं लिया, ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफर हो गए टू द नेक्स्ट पर्सन. सच अ ट्रांसफर विल बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन बिकॉज इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑलराइट, सो इसके लिए मैं बोलता हूं ट्रांसमिशन इज इनवॉलंटरी, ट्रांसफर इज वॉलंटरी. अब वो कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Why is transfer and transmission important बेटा? Because register of members के अंदर नाम चेंज होते रहते हैं, बराबर है. अब आपको मैंने शेयर वॉर सर्टिफिकेट बताया था, जिसका नाम होगा दैट विल बी प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही इज द ओनर और होल्डर ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर्स, बराबर है. डिपॉजिटरी फॉर्म में जो डिपॉजिटरी के नाम में रिकॉर्ड्स में नाम रहेगा दैट विल बी प्राइमा फेसी द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स. ओनर है तो राइट मिलेगा, ओनर है तो डिविडेंड मिलेगा, बराबर है. तो यहां पे ओनरशिप और ये ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एक ने 1000 शेयर्स किया, बंटी ने इसको पेमेंट करी, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर, वॉलेंट्री, बेचा हमने, सेल किया, गिफ्ट किया. ऑल राइट. और यहां पे टुनटुन मासी थी, ठीक है, उसके बाद 1000 शेयर से मर गई. मर गई तो किसको गया, भीम, छोटा भीम. ऑल राइट. बेटा मैंने सिर्फ मीम्स में ये 2 कैरेक्टर देखे हैं, मैंने छोटा भीम लाइफ में देखा नहीं है, सो मुझे आगे और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, इंस्टाग्राम करते करते मैंने देखा है कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टुनटुन मासी. ठीक है. अभी अब मुझे मारना था तो मैंने एक को मार दिया इधर. ठीक है, इसके लिए मैंने ऐसे रियलिस्टिक नाम नहीं लिए, फिक्शनल नेम्स लिए. ऑल राइट. अब ट्रांसफर के रिगार्डिंग ध्यान से, ट्रांसफर के रिगार्डिंग देर आर 2 sections under 50 subsections, 56(1) and 56(3). they take care or they cover transfer of shares. ठीक है, 56(2) and 56(5) talks about or covers transmission of shares, बराबर है. अब आ जाओ सेक्शन 56 के ऊपर. खाली एक बार देखो, धुंधला धुंधला दिख रहा है. समझ गया, आगे बढ़े. देखो इसने ना नेगेटिव वे में लिखा है, कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर. सो वी विल से अ कंपनी शैल रजिस्टर अ ट्रांसफर इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. क्यों ऐसा लिखते लिखते बेटा, ये लोग की मस्ती रहती है. ये लोग लिखते तो हमारी दुकानें चलती है, ऐसा हिसाब है. अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर, तो दे हैव रिटन इन अ नेगेटिव वे, सो वी विल राइट कंपनी शैल रजिस्टर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. यहां तक बताओ ना क्या मीनिंग है, आगे का जाने दो, खाली यहां तक बताओ. वापस ब्लर हो गया तुम्हारे दिमाग के जैसा, जो तुम्हारे दिमाग का स्टेट है वो यहां दिख रहा है. ठीक है, बोलो, यहां तक बताओ ना खाली. क्या मतलब है, कुछ तो इंग्लिश आता है ना, तो दो ट्रांसलेट करके. एक कंपनी शैल नॉट रजिस्टर. टाइम पास मत कर मेरे साथ.
सुनो, बेसिकली वो कंडीशंस बता रहा है ट्रांसफर की, ठीक है, ध्यान से इसको अब कैसा पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटीज यू ऑलरेडी नो, ट्रांसफर यू ऑलरेडी नो, या तो वो विद कंसिडरेशन होगा या विदाउट कंसिडरेशन होगा। बाप ने बेटे को गिफ्ट दे दिया, माँ ने बेटी को गिफ्ट दे दिया, ऑल राइट। तो हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट कर दिया, बराबर है, वो सब क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। सीईओ गया कोल्ड प्ले, उसने भी कुछ ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑफ द कंपनी। और अभी एक मिनट, मैं क्या बोला, और मतलब डर जाने का। और अब बेटा एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं रहेगी तो उसका क्या रहेगा, या तो शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, या तो इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, या तो ये तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया ना बेटा। अरे रुको एक मिनट, अदर देन द ट्रांसफर, अभी पहले समझ में आ गया, या ना शेयर्स ट्रांसफर होंगे ना इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, बस उसको साइड में रखो पार्क करके। ये तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया ना, ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर फॉर्म फिजिकल शेयर्स के लिए लगता है। अदर देन ट्रांसफर बिटवीन पर्सन्स हुज नेम्स आर एंटर्ड एज होल्डर्स ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, मैंने तुमको बताया था कि नहीं बताया था यार, कि शेयर्स व्हेन दे आर हेल्ड इन द डीमैट फॉर्म द रजिस्टर्ड ओनर इज हुम, द डिपॉजिटरी, द बेनिफिशियल ओनर इज हुम, जो जिसका पेमेंट करता है, बराबर है, जो डिपॉजिटरी होल्ड करते हैं उस पर ये नहीं लगेगा ट्रांसफर। तुम जो जीरोडा वीरोडा से खरीदते हो तो तुम क्या एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हो, कुछ नहीं, धड़ धड़ सीडीएसएल कर डालता है पीछे, समझ में आया। तो दिस डजंट अप्लाई टू ये वाले ट्रांजैक्शन, समझ में आया, अब समझ में आ रहा है। अदर देन द ट्रांसफर बिटवीन पर्सन्स बोथ ऑफ हुज नेम्स, मेरे डीमैट में थे, मैंने तुमको बेच दिए, तुम शेयर ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, तुमको कुछ चीज खरीदना है तो तुमने अपनी ऑर्डर बुक में डाला कि तुमको ये कुछ खरीदना है, फिर वो मैच होगा किसी की बुक के साथ एंड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझो वंश ने डाला एमआरएफ शेयर रेडी टू परचेज एट 1,50,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई सेलर है 1,50,000 पे, मैच हो जाएगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो सेलर और बायर का कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होगा, होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके लिए नहीं होता बेटा, ये कवर्ड ही नहीं है। ट्रांसफर डीमैट वाले में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई, डिपॉजिटरी में जो नाम आता है वो नाम पे फिर अपना बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर हो जाता है। तो यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है पर सम सेट, ऐसा होना नहीं चाहिए। एनीवे अनलेस, अब शर्तें चालू हो गई, उनका बोलने का स्टाइल देखा, ना तो ट्रांसफर होगा सिक्योरिटीज, ना ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट, डिपॉजिटरी वालों को तो साइड में रख ही दो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आती है शर्तें, अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ऑलराइट, अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विच इज स्टैम्प्ड, डेटेड, executed by or on behalf of the transferor and transferee, by or on behalf of the transferor and transferee। अब ये केस में ट्रांसफरर कौन हो गया बेटा, ट्रांसफरर रॉकी, जो ट्रांसफर कर रहा है, एंड जिसको ट्रांसफर हो रहा है वो कौन है, ट्रांसफरी। तो अगर हमने देखा एसटीडी मतलब, ऑलराइट, एसटीडी मतलब क्या है, शेयर ट्रांसफर डीड, वेरी नाइस, अच्छे बच्चे मेरे सब, ठीक है, सही मतलब ही निकालते हैं। ये एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज SH4, आर यू अंडरस्टैंडिंग। एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था ना, तो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड क्या है, SH4।
SH4 में क्या स्पेसिफाई होगा? नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इफ एनी। जरूरी नहीं ना हर एक का काम धंधा हो। ओके हाँ, अरे बेरोजगार रिटायर हो गया तो कोई ऑक्यूपेशन रहेगा क्या बेटा? कोई बुड्ढे को दे दिया तुमने तो रहेगा क्या? नहीं, ऑक्यूपेशन इफ एनी, ठीक है। ऑफ द ट्रांसफरी हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। मतलब क्या हुआ? डीड जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसके बीच में होगा? एवरीबडी, ट्रांसफरर एंड व्हाट? ऑब्वियस, थर्ड पार्टी तो नहीं आएगा। अगर ऑथराइज्ड है तो आ सकता है। एजेंट ऑफ द ट्रांसफरर और एजेंट ऑफ द ट्रांसफरी कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद वन अनदर इन फॉर्म SH4 विच विल स्पेसिफाई नेम, एड्रेस, उनको ऑक्यूपेशन भी जानना है इफ एनी। टीचर, स्टूडेंट, रिटायर्ड, ठीक है, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, जानना है उनको इफ एनी, ठीक है। ऑफ किसका? वो ट्रांसफर डीड में किसके ऑक्यूपेशन लिखे होने चाहिए? ट्रांसफरी के। क्यों ऐसा? उसको जा रहा है ना, जब उसने खरीदा होगा तो उसका ऑक्यूपेशन डाल दिया ना रजिस्टर में। अब ट्रांसफरी खरीद रहा है तो उसका हम लोग को डिटेल चाहिए, बिकॉज ट्रांसफर तो जा रहा है, उसका क्या करना है? समझ में आ रहा है? ऑल राइट, तो उसके डिटेल्स चाहिए एंड हैज टू बी डिलीवर्ड। सुनो, ये जो डॉक्यूमेंट है, एक कॉपी मेरे पास रहेगा, एक कॉपी आपके पास रहेगा। ट्रांसफर कौन करना चाहिए मतलब डिलीवर कौन करना चाहिए? कोई भी चलेगा। मैंने बेचा तो मतलब ये नहीं कि मैं डिलीवर करूंगा, हो सकता है तुम भी डिलीवर करो और अपने नाम पे शेयर्स करवा लो, बट ये क्या डीमैट वालों को लगेगा? नहीं। समझ में आ रहा है? सो द डॉक्यूमेंट SH4 जो एग्जीक्यूट किया जाता है, इट कैन आइदर बी डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफरर। कभी ये नहीं सोचना बायर है तो वो डिलीवर करेगा, या तो मैं है, मैं अपना नाम पे भाई मैं डिलीवर कर दिया, अब मैं ये शेयर का ओनर नहीं हूं, या ट्रांसफर ही ने कर दिया कि अब मैं ये शेयर्स का ओनर हूं। समझ में आ रहा है? विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 60 डेज, ठीक है। अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज। कौन सा सर्टिफिकेट? क्या है? शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट कौन सा है बेटा? शेयर सर्टिफिकेट जो हमने देखा था SH1 के साथ। अब समझ में आ रहा है? आप डीड के साथ एक कॉपी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट लगाओगे, और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट लगेगा। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको साथ में क्या अटैच करना पड़ेगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इतना बड़ा सेक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब पढ़ो। अब पढ़ो। अब समझ रहा है एवरीबॉडी? लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी चीज है जो नहीं समझ में आया, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट इज SH4, इट हैज टू बी स्टैम्प, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द ट्रांसफरर और ट्रांसफरीज और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। ऑल राइट, वो ड्यू डॉक्यूमेंट में नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन इफ एनी, and it has to be delivered to the company either by the transferor or transferee within a period of 60 days along with the share certificate SH1, and अगर SH1 नहीं है तो letter of allotment। तो ये करने पे क्या होगा बेटा? क्या होगा? कंपनी विल रजिस्टर द ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? रजिस्टर द ट्रांसफर मतलब अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम चेंज करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ यहां तक? 56(1) प्रोवाइजो है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर गए गुजरे निकम्मे लोग हैं एकदम। ऑल राइट, समझो मैं और सार्थक के बीच में हुआ था, मैंने सार्थक को दिया था, सार्थक बोलता है सर मैं केयरलेस हूँ आप रख लो। मैं बोला मैं केयरलेस हूँ इसके लिए तुझे दिया। दोनों की केयरलेसनेस में ट्रांसफर डीड ही घूम गया, ठीक है।
द कंपनी मे रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज टू द इंडेमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। ऑल राइट, ऐसा कुछ हुआ, हमारा ट्रांसफर डॉक्यूमेंट ही घूम गया या तो हमने सबमिट नहीं कर पाए टाइम पे, तो बोर्ड कैन स्टिल ट्रांसफर बट ऑन द यूज ऑफ एन इंडेमनिटी बॉन्ड। मैं तुमको लास्ट क्लास में भी बोला था, ऐसा कुछ झोल होगा तो बोर्ड क्या बोलेगी हमसे, इंडेमनिटी या मेरे से कि मैंने जेन्युइनली ट्रांसफर कर दिया है एंड आई हैव नो मोर क्लेम्स, और कल उठ के कुछ केस वेस हो गया तो सब जिम्मेदारी किस पे रहेगी, मेरी। एंड बोर्ड में थिंक फिट मतलब बीआर लगेगा, बोर्ड में थिंक फिट में बीआर लगेगा या नहीं लगेगा, अरे लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। सब सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है, एवरीबॉडी, सब सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है, ट्रांसमिशन हम नहीं पढ़ रहे अभी, हमने किसका बात किया, ट्रांसफर, ठीक है। अब एक झोल हो सकता है इधर, एक झोल हो सकता है, मेरे शेयर्स है पाटलीपेड और मैं ये शेयर्स बेच रहा हूं, किसको, सार्थक को। तो समझो अगर 20 रुपए का शेयर है, 10 रुपया पेड अप है, तो मैं सार्थक को टेक्निकली कितने में बेचूंगा, टेक्निकली खाली बात करें 10, मिनिमम 10 ही ना, मिनिमम तो 10। सार्थक 20 रुपया देगा क्या ये शेयर का, सर 20 रुपया आपको दूं, फिर कंपनी 10 रुपया मांगी तो 10 रुपया उसको भी दूं, पागल थोड़ी ना हो, अरे हाँ या ना, अरे ये झोल समझ में आ रहा है कि नहीं, अगेन वो हम लोग झोल निकाल रहे हैं, उसको प्लग करेंगे, समझ में आ रहा है। अब कोई है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सिचुएशन है कि सामने वाले को पता है शेयर्स आर पाटलीपेड, पर हो सकता है सामने वाला इनोसेंट है तुम्हारे जैसा, कुछ मालूम ही नहीं है उसको लाइफ में क्या चल रहा है, बस उठता है सोता है जाता है, बराबर है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब मैं SH4 एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन जाएगा डिलीवर करने के लिए ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब तुमको ये तो मालूम है हम दोनों में से कोई भी जा सकता है, बट शेयर्स पार्टली पेड अप है, मेरी नियत में खोट है, ठीक है, तो जाएगा कौन, जाएगा कौन डिलीवर करने, क्यों, मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा, वरना कंपनी में से पैसा मांगेगा ना। मैं बोला कंपनी के कॉल आने से पहले मैं सीधा डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, अब मैं इसका ओनर नहीं हूं, समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना, दैट आई विल क्विकली गो एंड आई विल फुलफिल द कंडीशन, भाई तू नाम डाल दे, सार्थक का डाल दे, सार्थक से मांग लेना, ठीक है। अब सार्थक को बाद में पता चला, सार्थक फोन उठा, सर आपने क्या किया, ये तो पार्टली पेड शेयर थे, फोन ब्लॉक सीधा, अपन पैसा ले लिया, खत्म, समझ में आ रहा है। अब सार्थक का अरियर्स वरियर्स में जाएगा, फोरफीट कर दो, उससे हमको कोई लेना देना मुझे नहीं है, समझ में आ रहा है। तो झोल अगेन पॉसिबल है, अब झोल को प्लग कैसा करे, बोला इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स कंपनी टू सेंड अ नोटिस टू द ट्रांसफरी, कि भाई जो शेयर्स तू खरीद रहा है ना ये पार्टली पेड है, उससे पहले वो रजिस्टर नहीं होगा। अगेन मैंने डे 1 से आपको बोला था, द होल पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट इज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि सार्थक की जिम्मेदारी है पता करने के लिए ना, पार्टली पेड है या फुल्ली पेड है, इसमें कंपनी का क्या लेना देना, बट कंपनीज एक्ट ने क्या किया, ऑब्लिगेशन डाला कंपनी के ऊपर, बोला इन केस द शेयर्स आर पार्टली पेड अप कंपनी टू सेंड अ नोटिस to the shareholder informing या intimating him that the shares that you are planning to purchase are what, partly paid up। फिर उसका कंसेंट हो गया या उसका रिस्पॉन्स आ गया, फिर वो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को ट्रांसफर कर देगी, फिर कोई मतलब एक चांस दे दिया, एक मौका दे दिया, एक चीज बता दी, हमारा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, अब सार्थक को खरीदना है तो खरीदे, एग्जीक्यूट करना है तो खरीदे। अब जब सार्थक को ये इंटीमेशन आएगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सार्थक को पता था या तो नहीं पता था, पता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता था तो ही कैन ऑलवेज फाइट विद मी, कंपनी ने आग लगा के छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीबॉडी। तो 56(1) एंड 56(3) टॉक्स अबाउट व्हाट, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, ट्रांसफर, समझ में आ रहा है। अब
where an application is made by the transferor alone and relates to partly paid shares, the transfer shall not be registered under the company gives notice of the application to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks of receipt of notice. मतलब एक चांस, एक इंटीमेशन, एक वो दिया हुआ है, 2 हफ्ते में रिप्लाई कर दे, नहीं किया तो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा. इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया ट्रांसफर के बारे में? तो 56(1). एक और चीज थी बेटा यहां पे ना, ये बेयर एक्ट है बट ये प्रोवाइजो में एक अमेंडमेंट आया है कि सर अमेंडमेंट आया है तो यहां क्यों नहीं है? इट हैज हैपेंड वाया रूल्स. ठीक है, इसके लिए वो एक्ट में नहीं दिखेगा. ऑलराइट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है ना, ये लेटेस्ट एमसीए का एक्ट है बट आपको यहां पे नहीं दिखेगा क्योंकि द अमेंडमेंट हैज हैपेंड वाया रूल, मतलब वाया नोटिफिकेशन. ऑलराइट, इट हैज हैपेंड वाया अ नोटिफिकेशन. कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे है ना बेटा, ये अप्लाई नहीं होता. जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के प्रोविजंस है ना, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, सिक्योरिटीज में आता है ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता. ये ओरिजिनली नहीं था, बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन उन लोग ने डाला कि गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, ऑलराइट, चलो ये विल स्टॉप हियर फॉर टुडे फॉर लॉ एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, जो